हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। सब पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, अब 1 ही 2 दिन बचे हैं एग्जाम में और हो सकता है आप बहुत प्रेशर में हो, क्योंकि चीज़ें तो बड़ी हैं ही। और अब ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है। चलो हम लोग आज बात करेंगे एमीन के बारे में। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमीन के उन सभी विषयों पर जहां से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हैं। ये लेक्चर आपके लिए होगा खास, क्योंकि यहाँ हम करने वाले बात जिसमें कि एमीन की हर एक छोटी कॉन्सेप्ट या छोटे कॉन्सेप्ट से होगी आपकी मुलाकात, जहां पर हम आपको बताएंगे आज की इस क्लास में कि वो कौन सा टॉपिक और कौन सा क्वेश्चन, कौन सा कन्वर्जन, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी आपके लिए होगी खास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आपके साथ। ये देखिए एमीन। एमीन एक छोटा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। और इस एमीन में खास बात यह है कि कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं है। कंफ्यूजिंग का मतलब जैसे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हो तो सब में कार्बोनिल ग्रुप है, तो वहां बड़ा कंफ्यूजन हो जाता होगा। लेकिन इसमें कंफ्यूजन जैसा कुछ नहीं है। आप इसे थोड़ा सा गौर बनाकर समझिए, मैं सब क्लियर करा दूंगा। इधर देखिएगा, एमीन में आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन के बारे में पढ़ा होगा, एनिलीन के बारे में पढ़ा होगा। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, ये एनिलीन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें सीधा स्ट्रक्चर के बारे में। बहुत ज्यादा डिस्कशन करके समय तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के बारे में हम जानते ही हैं। हम एल्केनामीन के बारे में पढ़ा होगा। एल्केन एमीन हम पढ़ते थे। जब हम एल्केन एमीन, एल्केनामीन पढ़ते थे तो वो क्या होता था, आईपीएसी नेम होता था। ठीक है, एथाइल एमीन कह दे, प्रोपाइल एमीन, मेथाइल एमीन, ये कॉमन नेमिंग होता था। और एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है, अगर सेकेंडरी होता था तो एन एल्किल एल्केनामीन, टर्शियरी होता था तो एन कॉमा एन डाई एल्किल एल्केनामीन। इस तरह से हम इसकी आईपीएसी पढ़ते थे। आईपीएसी समाप्त होती है, प्रिपरेशन ऑफ एमीन की तरफ मूव करते हैं। एमीन की ये दोनों प्रिपरेशन आपको याद करने के लिए कही गई थी। ये NO2 है, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ रिडक्शन की केस हो रही है, NO2 से NH2 बना रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा कि नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन। ये क्वेश्चन यहाँ से एक कन्वर्जन बन सकता है, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं। अमोनिलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड क्वाटरनरी की केस बनती है, यानी NH3 का एडिशन आप एल्किल हैलाइड में करेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से NaOH। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आते हैं यहाँ, ये देखिए प्यारा सवाल आपके सामने। RCl है, ये क्या है, ये नाइट्राइल है। इसमें जब आप H2Ni की प्रेजेंस में रखेंगे, हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे, डबल बॉन्ड टूटता जाएगा और एक लास्ट स्टेप में RCH2NH2 बनेगा, और इसे हम एल्केनामीन कहते हैं। ये एल्केन नाइट्राइल है, तो हम कहते हैं एल्केन नाइट्राइल से एल्केनामीन। यह एक कन्वर्जन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसे ध्यान रखें। ये एमाइड से एमीन का कन्वर्जन है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन कराएंगे और रिडक्शन कराकर हम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ये रिएक्शन आपके यहाँ एग्जाम में आएगा, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। जरा गौर से सुनिएगा, क्या करना है। ये CONH है, ये थैलीमाइड है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर ये NH2NH2 लगा होता तो ये थैलामाइड होता। ये NH है तो थैलीमाइड है। KOH के साथ ट्रीटमेंट कराओगे, H प्लस बाहर जाएगा, OH माइनस के साथ H2O बनाएगा, K प्लस का अटैक N माइनस K प्लस। RX का ट्रीटमेंट कराया तो यहाँ से KX बाहर हो गया, R का अटैक NR बन गया। उसके बाद N एल्किन थैलीमाइड है। अब जरा देखिएगा, इसके बाद NaOH का ट्रीटमेंट 2 मोल कराएंगे, यहाँ से हम इसको ब्रेक करेंगे इसको, तो यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ONA माइनस होगा और H प्लस होगा। ONA यहाँ H प्लस दोनों यहाँ चला जाएगा, ये RNH2 हो गया। इसे हम एल्केन एमीन या प्राइमरी एमीन, एल्किल एमीन कहते हैं। यह गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है, गैब्रियल थैलीमाइड है। ठीक है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस है, इसमें हम प्राइमरी एमीन बनाते हैं। ये रिएक्शन जरूर आप ध्यान रखें। हाफमैन ब्रोमामाइड डायरेक्ट रिएक्शन आने की संभावना है। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन एक अच्छी रिएक्शन है, डायरेक्ट आ सकती है। कैसे, RCONH2Br2 और 4NaOH। हमने इसका तरीका भी बताया था कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। और अगर आपको और ज्यादा डिटेल में इसे पढ़ना है, या तो आप इसे याद करिए, याद करना बहुत प्रेशर का काम होगा। और अब तो प्रेशर पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। और इस केस में आप अगर इसे थोड़ा समझना चाहते हैं तो आप जरूर एक बार मूव करिए। कहां पर मूव करेंगे, NCERT की जो हमने अभी नेमिंग रिएक्शन सीरीज पढ़ाई है, वहां पर हमने इसको ब्रेक करके बड़े बढ़िया तरीके से समझाया है। आप वहां से जाकर इसे जरूर एक बार तैयार कर सकते हैं। ऊपर ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं कन्वर्जन के क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऊपर वाला अगर पढ़े होगे तो कन्वर्जन के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे अच्छी फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जो
ये आपका अमोनिया है या एनिलीन है या एमीन है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी जो NH2 ग्रुप होता है या NH3 अमोनिया की बात करें तो इसमें स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इसलिए इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम कहते हैं कि जो एमीन की कहानी है उसके बारे में जरा बात करें तो लोअर एलिफैटिक एमीन्स आर गैसेज विथ फिशी ऑर्डर, इसका मतलब मछलियों की जैसे इसकी गंध होती है, और ये जो लोअर मेंबर होते हैं उनके अंदर ऐसा है, और जैसे जैसे हम एमीन के हायर मेंबर की तरफ मूव करते हैं लास्ट में वो सॉलिड स्टेट हो जाती है। आगे हम कहते हैं कलरलेस है, ठीक है, स्टोरेज करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की बात हो रही है कि अगर हम इसे स्टोर करके रखते हैं तो ये कलरलेस रहेगी, अगर ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगी तो इसमें क्या आता है, कलर आ जाता है, ठीक है। लोअर एलिफैटिक एमीन पानी में क्या होती है, सॉल्युबल होती है, जैसे जैसे हायर की तरफ बढ़ते हैं तो वह सॉल्युबल नहीं होती क्योंकि उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाता है। फिर वही सेम टू सेम हो गया कि अगर हायर मेंबर ऑफ एमीन की बात करेंगे तो एल्किल ग्रुप ज्यादा होगा, एल्किल ग्रुप हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है जिसकी वजह से वह रिपल्सन शो करेगा, पानी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए पानी में घुल नहीं पाएगा। लोअर मेंबर की एमीन पानी में इसलिए डिजोल्व हो जाती है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो लोअर मेंबर की एमीन जो होती है वो पानी में सोल्यूबल है, डिजोल्व हो सकती है, और हायर मेंबर की एमीन वाटर सोल्यूबल नहीं है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइज ऑफ एल्किल ग्रुप विच इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर प्राइमरी में क्या है, प्राइमरी सबसे ज्यादा अच्छी है, यानी कि प्राइमरी की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, ज्यादा होती, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बन सकते हैं। सेकेंडरी में 2 एल्किल ग्रुप हो जाते हैं, टर्शियरी में 3 हो गए, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी घट जाती है। अगर कोई पूछता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या होगा, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है, टर्शियरी में बिल्कुल कम है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप सुने होंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमीन्स एल्कोहल्स एंड एल्केन्स ऑफ ऑलमोस्ट द सेम मोलर मास आर शोन इन टेबल। देखिए इधर देखिए, ये आपको एमीन दिया गया है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और ये टर्शियरी के केस आपको समझाई जा रही है, और ये हाइड्रोकार्बन है, ये अल्कोहल है। यहाँ पर अगर मोलर मास सेम है तो ऐसी केस में हमें एमीन का कॉन्सेप्ट दिखाया गया कि जो एमीन है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है, इसलिए हम ये देख पा रहे हैं कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, लेकिन एल्कोहल का सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर एमीन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर दिखाया गया है। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो एमीन की सरफेस एरिया ज्यादा है, यानी जो सिंपल चेन है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और जो ब्रांचिंग वाली है उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गई, घट गई है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एमीन की है और एल्कोहल से कम बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो प्राइमरी की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है। एमीन के अंदर बेसिक कैरेक्टर होता है, इसको प्रूफ करने के लिए हम ये देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर ले रहा है, और आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन को गेन कर सकता है वह क्या है, H+ एक्सेप्टर कह रहे हो ना, तो ये क्या कहलाएगा, बेस ही तो कहलाएगा। और ये कौन बताया था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में यही तो समझाया गया था कि इसके अंदर H+ को गेन करने की क्षमता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये बेसिक कैरेक्टर एमीन का होता है। यहां से कुछ ऐसा खास नहीं। देखो बेटा, ये जो पोर्शन है ना, इसमें ये जो पार्ट आपकी बुक में दिखाई दे रहा है, आप अगर बुक आपके पास हो तो आप उसमें देखिएगा, इसमें 1-2 जगह पर ऑर्डर दिए गए हैं। जैसे देखो, टर्शियरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और प्राइमरी एमीन और NH3, ये ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन इन गैसियस फेज है। ये वाली लाइन, द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन इन गैसियस फेज फॉलोज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। यानी कि अगर हम बेसिसिटी की बात करें गैसियस फेज में तो वो कुछ इस प्रकार से पाई जाती है, तो ये ऑर्डर आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, द ग्रेटर द साइज ऑफ आयन लेसर विल बी द सॉल्वेशन एंड लेस स्टेबलाइजेशन इज द आयन। ये वाला
आगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयन एज सोन, ये वाला भी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी जो 1 डिग्री है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है 2 डिग्री और 3 डिग्री के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसका रीजन क्या है? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयंस बाय सॉल्वेशन। इसका मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज्यादा हद तक हो रही है तो इसका मतलब कि वह पानी के अंदर आसानी से स्टेबलाइज हो सकता है, यानी उसके आयंस स्टेबलाइज होंगे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेस है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आ चुका है, आएगा भी। और ये देखिए जैसे ये ऑर्डर है, दस द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक एमीन शुड बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये ऑर्डर आप याद रखें। ये जो इस तरह के ऑर्डर बता रहा हूं इसको जरूर ध्यान रखिए, ये पूछे जाएंगे। ये दोनों जरूर याद रखिए, ये जो ऑर्डर दिया गया है ये दोनों भी याद रखना है। उसके बाद इधर कुछ नहीं याद रखना। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे क्या याद रखना है वो जरा सुनिए। ये आप देख पा रहे होंगे NH2 जो ग्रुप है हमारा वह रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और इस केस में आर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आएगा? माइनस आएगा, और कोई इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पैरा पर ही अटैक करेगा। केवल कार्बोनिल ग्रुप ऐसा था जो इलेक्ट्रॉन को खींचता था और आर्थो पैरा पर प्लस लाता था, मेटा पर माइनस आता था, इलेक्ट्रोफाइल उसमें इस तरह से जाता था। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। ऐसे क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लें, ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। बाकी ये तो बहुत ऐसा कुछ खास नहीं है, अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। ये कार्बिलेमीन रिएक्शन आएगा, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, कार्बिलेमीन आना ही आना है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, दो ही रिएक्शन में आज तक यूज हो रहा है आपके सिलेबस में, एक रायमेटिमान एक कार्बिलेमीन। तो रायमेटिमान और कार्बिलेमीन दो जगह पर इसे यूज किया गया है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इसमें आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। ये कुछ रिएक्शंस हैं, जरा देखो। इसमें एनिलीन से क्या बन रहा है? एल्कोहल। एनिलीन से एल्कोहल, ये एलिफैटिक एमीन से एल्कोहल बनाया, और यहां पर एरोमेटिक से हम एल्कोहल की तरफ मूव करना चाह रहे थे। तो ये जो सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड इन अ डिफरेंट मैनर। अब एक बात और ध्यान रखना है कि अगर जैसे आपने कहा कि प्राइमरी जो एमीन है वो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कर सकती है, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन नाइट्रस एसिड से रिएक्शन नहीं कर सकती। क्वेश्चन अगर ये आ जाएगा तो आप ये कहेंगे कि प्राइमरी जो होती है वो डाइजोनियम बनाती है, सेकेंडरी टर्शियरी में ये केस नहीं पॉसिबल है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। ये क्वेश्चन कई बार तो ऐसे MCQ में पूछ लिया गया है। C6H5SO2Cl जो आपको दिया गया है, ये कई बार बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डायरेक्ट एग्जाम में आ गया है MCQ में। और अगर मान लीजिए ऐसे देता है रिएक्शन कराने के लिए तो रिएक्शन आप करा लेंगे। एक क्वेश्चन इसका आएगा ये सी वाला क्या कह रहा है कि टर्शियरी एमीन डू नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ टर्शियरी एमीन रिएक्शन क्यों नहीं करता, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देखिए इसके लिए हमें हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर मान लो कि 1 डिग्री है तो उसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 डिग्री है तो उसमें 1 हाइड्रोजन है ना। लेकिन 3 डिग्री में तो हाइड्रोजन होगा ही नहीं। जब हाइड्रोजन नहीं होगा तो Cl जाएगा किसके साथ? इसलिए हम ये कहते हैं कि जो 3 डिग्री या टर्शियरी एमीन होता है वह हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन जैसे पहले होता था कि आर्थो और मेटा पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो मेटा पर नहीं, आर्थो और पैरा पर जाकर के अटैच होंगे कुछ इस प्रकार से। और यहां पर हमने एक्सेस की कंडीशन ले ली है, ब्रोमिनेशन एक जगह एक्सेस में और कराए थे, याद आ रहा है, एल्कोहल फिनॉल ईथर में, वही फिर यहां कराया तो 246 की कंडीशन बन जाएगी। उसके बाद हाँ एक क्वेश्चन यहां से बनता है, अभी तक तो आया नहीं लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि इसमें जो बेटा रिएक्शन होगा, जैसे हम क्या करते थे अभी तक, इसके पहले हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता था तो हम डायरेक्ट, जैसे हम यहाँ पर ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो हम डायरेक्ट करा लेते थे। यहाँ पर स्टेप वाइज करानी है, ठीक है। हमने ये तरीका आपको समझाया था। CH3CO का होल्ड वाइज पहले एनहाइड्राइड के केस में लेंगे, फिर उसका अटैच कराएंगे, फिर वाटर का ट्रीटमेंट कराएंगे, तो 2 स्टेप की मैकेनिज्म हो जाती है यहाँ पर। एक इसमें वही सेम टू सेम यहाँ भी कहानी है, ठीक है। NH2 की कहानी है कि इसमें क्या बन रहा है, डायरेक्ट टाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं
कि ये तो हमारी एक कंडीशन बन गई कि हम इसको कैसे समझेंगे। हाँ ये हो गया। ये जो सल्फोनेशन दिया गया है इसको जरा समझिएगा। इसमें दो देखो, ज्वीटर आयन एक टर्म है। ज्वीटर आयन हमारे पूरे सिलेबस में एक यहां पर आया हुआ है और एक बायोमोलिक्यूल में है, और ज्वीटर आयन एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है, कंफर्म है। तो ज्वीटर आयन अगर ये वाला कभी पूछ लेता है, अभी तक ये वाला कम पूछा है, बायोमोलिक्यूल वाला हर साल आता है। ये NH2 है, H2SO4 का ट्रीटमेंट कराया है, ये ऐसे प्रोडक्ट बना, बाद में हम SO3H यहां बनाए। अब देखिए ये जो बना हुआ है इसी की हम बात करते हैं। SO3H का जो H है ये H प्लस में बाहर निकल जाता है, और निकलने के बाद ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये NH3 प्लस बना लेता है, SO3 माइनस बना लेता है। तो आपको यही तो पता है ना कि कैटायन एनायन दोनों एक ही कंपाउंड में आ गए, तो ये क्या कहलाएगा, ज्वीटर आयन कहलाएगा। और सल्फोनेशन में ये चीज है, ठीक है। एक बात और, ये 51%, 47%, 2%, ठीक है। आप देखिए कि यहां पर जो मेटा प्रोडक्ट बन रहा है वह मेटा प्रोडक्ट 47% क्यों बन रहा है। यहां तो आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनना चाहिए, मेटा क्यों बन रहा है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो यहां आंसर लिखा गया है, कहा गया एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म द एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप एसिड की प्रेजेंस में इसे रखते हैं तो जो एनिलीन है वह H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये NH3 प्लस हो जाता है और ये एनिलीनियम आयन हो गया। एनिलीनियम आयन जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसीलिए NO2 जाकर मेटा पर जुड़ गया और यहाँ पर 47% मेटा प्रोडक्ट बन रहा है। ये भी एग्जाम में आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एक्सेप्शन वाला आता है, तो ये कहा गया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। एक ज्वीटर आयन इधर बता दिया सल्फोनेशन के केस में, और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए अगला पार्ट है डाइजोनियम का, है ना। तो डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, भली भांति आप जानते हैं। क्या जानते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में हम जानते हैं कि जब हमें एनिलीन दे दिया जाए, और आपको अगर डाइजोनियम की प्रिपरेशन पता है तो आगे के सारे क्वेश्चन बच्चा लाल आराम से हो जाएंगे। एनिलीन है, डाइजोनियम बना लो, डाइजोनियम से आगे सॉल्व करते क्यों नहीं, चाहे जैसे NaNO2 + HCl नाइट्रस एसिड वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। और आप ये ध्यान रखें, ये डाइजोनियम का प्रिपरेशन आपको दिखाया गया वही पुरानी वाली है, ठीक है। और एक लाइन यहाँ पर और है, ये वाली लाइन से क्वेश्चन बनता है क्या कि प्राइमरी एलिफैटिक एमीन्स फॉर्म्स हाईली अनस्टेबल एल्किल डाइजोनियम सॉल्ट, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन फॉर्म एरीन डाइजोनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल फॉर अ शॉर्ट टाइम इन सॉल्यूशन एट लो टेम्परेचर। अब कहा यह गया कि जो अगर हम इसमें देखें कि एलिफैटिक और एरोमेटिक दो कंडीशन बनती है कि हम जब कभी भी डाइजोनियम बनाते हैं तो हम एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, यानी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। हम एल्किल डाइजोनियम सॉल्ट क्यों नहीं बनाते, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कहोगे कि जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट। यानी आप ये कह सकते हैं एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट इज मोर स्टेबल देन एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट। रीजन क्या हो गया, अगर कोई पूछता है ऐसा क्यों, तो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट ज्यादा स्टेबल है, एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट कम स्टेबल है। इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और वो जवाब ये है कि जो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है उसके अंदर रेजोनेंस पाया जाता है, तो वहाँ स्टेबलाइजेशन है, और एलिफैटिक में ऐसा नहीं है, वहाँ स्टेबलाइजेशन नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस या ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। प्रिपरेशन आपको बता दिया। फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा खास नहीं है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कहा गया ये वाटर इनसोल्युबल एक फ्लोरोब्रोरेट होता है, बाकी सब केस कुछ खास नहीं, इसमें क्रिस्टलाइन होता है। हाँ इधर आ जाओ बेटा, इसका तो सबसे सिंपल सा है, ArN2X है, CuCl2 है, तो Cl आपका यहाँ आकर के Ar के साथ जुड़ जाएगा, बाकी सब बाहर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें भी एक गटरमान रिएक्शन होता है, वो कैसे होगा, कॉपर की प्रेजेंस में HCl HBr का एडिशन करा देंगे, सेम सैंडमेयर रिएक्शन इसमें एक आपको बताया गया, ठीक है। आयोडाइड आयन से अगर आप रिप्लेसमेंट कराएंगे तो ArN2 + Cl - Ki है, तो क्या करोगे, K आपका Cl के साथ KCl बना लेगा, I अटैक करेगा, N2 बाहर, ARI बन जाएगा। आपका कुल कहने का मतलब आप फ्लोराइड से अगर रिप्लेस कराएंगे तो HBF4 है, यहां से क्या होगा, ये अटैक करेगा, N2 बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, ARF बन जाएगा। हाइड्रोजन से दो केसेस हैं, इसका हमने बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन भी आपको कराया था कि इसमें बेंजीन बना सकते हैं, और इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि ये डाइजोनियम सॉल्ट है, यानी डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाइए, ऐसा भी आपके यहाँ कन्वर्जन आ सकता है, तो आप इनका यूज कर सकते हो। इसमें जैसे है
तो इसमें तो इधर नहीं आएगा, ये आ सकता है बस ये वाला जो बताया कि डाइजोनियम सॉल्ट से आपको क्या बनाने को आ जाए, बेंजीन बनाने को आ जाए, डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल बनाने को आ सकता है। यहाँ पर OH माइनस से हमने रिप्लेसमेंट करा है, H प्लस OH माइनस में टूटेगा, HCl बना लिया, OH अटैक किया, N2 बाहर हो गया, तो AROH मतलब ये फिनॉल है, तो फिनॉल आ सकता है बेटा, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये डाइजोनियम से नाइट्रोबेंजीन भी इसकी कम संभावना है। अब देखिए ये आइए कपलिंग रिएक्शन, प्यारा सा एग्जांपल आपके सामने आ चुका है। कपलिंग रिएक्शन आना है, ये तय फिक्स क्वेश्चन में है कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन हमने ले लिया। अब आप इस HCl को बाहर निकाल देंगे और ये जा करके आपस में जुड़ जाएगा और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन की कहानी बन जाएगी। ये ऑरेंज डाई है, ये ऊपर वाला रिएक्शन कपलिंग है, ध्यान रखें ये ऊपर वाला रिएक्शन कपलिंग है। नीचे जो एनिलीन वाला है, यानी डाइजोनियम को फिनॉल के साथ ट्रीट करोगे तो कपलिंग होगा, और डाइजोनियम को अगर एनिलीन के साथ ट्रीट करोगे तो वो कपलिंग रिएक्शन नहीं है, वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। सेकंड वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ऊपर कपलिंग है, तो कपलिंग रिएक्शन में ऊपर वाला आपको लिखना होगा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे है इंपॉर्टेंस, और इसकी इंपॉर्टेंस आप स्वयं समझेंगे, ठीक है, ठीक है। सॉल्यूशन 9.5 वाला एक बार देख लीजिएगा, कन्वर्जन ये दोनों एक बार पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको एमीन के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो हम समझा दिए हैं। अब एमीन एक छोटा चैप्टर है, एमीन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावनाएं नहीं है। संभावनाएं का मतलब कि एमीन से बहुत मतलब डेप्थ तक नहीं जाएगा। जैसे जहाँ जहाँ से हमने जो जो चीज़ें बताई हैं, अगर आप उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करके बेटा ध्यान दोगे तो एमीन का तो आप हर एक क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। जो कंफ्यूजिंग चैप्टर है वो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें मिक्सचर हो जाता है। लेकिन ये तो बिल्कुल सेपरेट चैप्टर है, इसमें मिक्सचर का कोई केस नहीं है। हाँ ये है कि इससे जो क्वेश्चन आएगा अगर आप अच्छे से पढ़ करके जाओगे तो कन्वर्जन भी आसानी से लगा सकते हो। लेकिन अब बेटा अगर किसी को आईपीएससी ही नहीं आती हो, अगर आप आईपीएससी नेमिंग नहीं कर पा रहे हैं, किसी का आईपीएससी नाम लिखा है आप उससे स्ट्रक्चर ही नहीं बना सकते, तो फिर ऊपर वाला मालिक है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। हम तो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। कल अभी एक बच्चा मेरे पास मैसेज किया बड़ा जोश जोश में, और उसके बाद उसने कहा कि सर मुझको पेपर चाहिए। तो ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, पेपर कहीं से नहीं मिल पाएगा, पेपर तो एग्जाम के दिन आपको मिलेगा ही। पेपर को करने के तरीके हम आपको बता सकते हैं, तो थोड़ा सा आप हमारे साथ लग के मेहनत करिए। आज आपके पास कल महाशिवरात्रि है, कल एक दिन आपके पास और रिमेनिंग बचा हुआ है, इसके बाद आपके पास कोई टाइम नहीं है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक दिन का टाइम आपके पास है, और वो कौन से डेट का है, 27 को आपका एग्जाम ही है। तो अब लापरवाही करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए और पढ़ लीजिए, अभी भी वक्त है। और हम आपसे एक बात और कहेंगे कि इस चैप्टर में कोई बहुत खास चीज़ें नहीं है, इसको अगर आपके पास कोई बुक आपके पास हो एनसीईआरटी की, तो आप उससे एक बार इसको वो एनसीईआरटी कह रहा हूँ, कोई आपके पास इसका बेटा एक्सरसाइज का सोल्यूशन पड़ा हो, तो आप कुछ मत करिए, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन से एक बार इसको देख भर डालिए। अगर देख भी लेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे तरीके, देखो ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वाले एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो उलझाएगा, उलझा के चला जाएगा, और जिसने उस उलझे हुए क्वेश्चन को सुलझा दिया उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया ना, ये देखो NaCN है, ABC टाइप का एक क्वेश्चन आएगा और ABC पूछेगा। और एक खास बात बताऊं, ये क्वेश्चन तो 5 नंबर में धड़ाक से पूछता है। पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था 5 नंबर का ऑर्गेनिक का, तो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, कहता है A बताओ, B बताओ, C बताओ, D बताओ, E बताओ, ABCDE ये प्रोडक्ट पूछ लेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो घबराने का नहीं, वहां कर ले जाओगे, आप निश्चिंत रहिए। और अगर कोई पार्ट नहीं आ रहा है, जो आ रहा है उतना तो करिए, और अगर किसी का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, नाम याद आ रहा है तो नाम लिख दीजिए, लेकिन छोड़िए उड़िएगा नहीं। जो भी क्वेश्चन आता है वो सब अटेम्प्ट करिए और अच्छे से करके आइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा करेंगे। जैसे हम वो गिव रीजन वाले क्वेश्चन, जैसे ये 1, 2 देखो, एरोमेटिक प्राइमरी मीन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ उसमें आ सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1, 4,
अभी जो बात हम आपसे बता रहे थे, इसमें तो 14 क्वेश्चन है बेटा, एक बार रीड जरूर कर लेना। वाई आर एमीन्स लेस एसिडिक देन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, एक क्वेश्चन। प्राइमरी एमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी एमीन, ये सब आने वाले क्वेश्चन है। वाई आर एलिफेटिक एमीन्स स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एरोमेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन जो होता है वो अच्छा बेस है एरोमेटिक के कंपेरिजन में। जान तो हम भी रहे हैं, लिखना इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो एलिफेटिक एमीन है उसके साथ क्या है कि उसके साथ जो ग्रुप लगा हुआ है वो छोटा ग्रुप है जो उसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसको इलेक्ट्रॉन की भरपाई नहीं हो पाती। वो क्या करता है, वो H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है। जब ग्रुप छोटा लगा हुआ है तो हम किसी दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी जब हम किसी से जुड़े हैं अगर उससे हमें इलेक्ट्रॉन भरपाई नहीं हो पा रही, वो हमें सही तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करेंगे, हम कहीं ना कहीं से किसी और के साथ बॉन्डिंग करेंगे, किसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। यही कहानी और कोई दूसरा चीज नहीं। तो ये जैसे 14th वाला क्वेश्चन है 3 पार्ट, ऐसा एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा और वो सुलझा देना आपकी जिम्मेदारी। ये 9th क्वेश्चन, ये ABCD टाइप का एक क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जाम में आएगा। और ये कन्वर्जन तो मान लीजिए आप इसको जानते ही हैं। ये शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, इसमें नोट वोट नहीं लिखना है, इसमें रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक 3 नंबर का आएगा जिसमें 3 नेमिंग रिएक्शन होंगे। हो सकता है एक कार्बिलेमीन दे दे, एक कपलिंग दे दे, तो 3 रिएक्शन कहीं अलग उठाकर। ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है, कन्वर्जन इनमें से भी कोई आ सकता है। ये देखिए ये ऑर्डर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इससे फंस जाएगा, गारंटी है। ऑर्डर का क्वेश्चन एक आएगा, इसलिए इस ऑर्डर को जरूर पढ़ लीजिएगा। एमीन में एक ऑर्डर का क्वेश्चन हर साल आता है बेटा, तो ऑर्डर में, और आप अगर 9.4 पूरा सॉल्व कर लेंगे तो भी आपका सारा हो जाएगा। और ये देखिए अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, ये 7 क्वेश्चन, सातों आप पढ़ के जाइए एग्जाम में। 7 पढ़ लीजिए, पूरी गारंटी है कि आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। देखिए अभी जो क्वेश्चंस बता के आया हूं वो सारे इसमें दिए गए, ठीक है। और हाँ देखिए एनसीईआरटी हम बार बार कहते हैं ना, एनसीईआरटी पढ़ो यार, मजा आएगी। देखो गिव 1 केमिकल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। ये जो केमिकल टेस्ट दिया गया ना, अब ये तो एक क्वेश्चन यहां से भी आना है। अब हो सकता है एक केमिकल टेस्ट जिसमें मिथाइलेमीन डाइमिथाइलेमीन, यानी कि आपसे कहा गया कि ये जो सेपरेट करने के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कोई केमिकल टेस्ट बताइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब इसमें क्या होगा कि हो सकता है 3 नंबर का क्वेश्चन हो, 1 2 3। अब दूसरा इसमें कोई मान लो उधर से एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट करने के लिए पूछ ले, इसमें कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे। तो और इधर तो मान लो आईपीएससी, उसको छोड़ दो। देखिए 2 नंबर तैयार करिए, 3 नंबर तैयार करिए, 4 नंबर तैयार करिए, और 5 तो ऊपर बता ही दिया। शॉर्ट नोट लिखने को ऐसे आ सकता है जैसे यहां पर दिया गया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये वाला तैयार कर लीजिए, और अकाउंट फॉर द फॉलोइंग वाले में ही आपका ये 14th वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको अच्छे मार्क्स दे करके जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे बेटा। ये जो 10th वाला क्वेश्चन है, ये पहले 10 में भी ऐसे, क्लास 10th में भी ऐसा क्वेश्चन आता था, एक एरोमेटिक कंपाउंड ए है, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर वाला। ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर में आएगा, ऐसे बड़ा सा दे देगा और उसके बाद कहेगा कि आप बताइए ABCDE, पांचों के नाम बता दीजिए। तो क्वेश्चन आएंगे, अच्छे लगेंगे आपको, करिएगा, बढ़िया लगेगा, लेकिन आप पढ़ करके जाइए। और हम आपसे लास्ट में यही गुजारिश करेंगे, एमीन का अगर 100% आपको मार्क्स पाना है तो एमीन की एक्सरसाइज लगा के जाना है। एमीन की एक्सरसाइज लगाइए, पूरे मार्क्स ले आइए। एमीन की पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से लगा कर जानी चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। तो बस आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगली क्लास में क्या बात करनी है जरा उस पर बात कर लेते हैं। अभी हमारे पास एक क्लास और होगी एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज में। हम अपने शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं जो आपके लिए आज और कल के बेसिस पे हम करा पाएंगे। हमारा शेड्यूल ये है कि जो अगली क्लास हमारी होगी उसमें हमें क्या बात करनी है, हम बायोमोलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल से आने वाले वो एक एक लाइन के क्वेश्चन आपको समझा दें। और हमारे ये एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज देख करके जाइए। अगर आप, हम ये यकीनन आपसे कह सकते हैं कि आप 80% से 85% क्वेश्चन फंसा ले जाएंगे। यानी कि आप ये मान के चलिए कि 80 to 85% क्वेश्चन तो सेम टू सेम आएंगे जो मैं बता रहा हूं। 15-20% क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड हो सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये बिल्कुल 100% यकीन के साथ मानिए। और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, तो तैयारी को जोर पर लगा दीजिए। एक दिन का समय, भरपूर समय को लगा करके आप अपनी मेहनत करिए, जिससे कि अच्छे रिजल्ट की तरफ आप प्रोसीड कर सके। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग होते हैं और कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर बहुत बड़ा होता है। और आप जानते भी हैं कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं, और खास तौर पर केमिस्ट्री का एग्जाम, तो फिर
भूलने लगता है, एक्सेप्शंस इधर से उधर होने लगते हैं, रिएक्शन के ऊपर का कंटेंट हिलने लगता है और हमारा दिमाग भी डगमगा जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, बढ़िया से जाइएगा, बढ़िया से पढ़िएगा और बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा। और अभी तो बायोमोलिक्यूल हम पढ़ाने ही वाले हैं। बायोमोलिक्यूल के बाद एक पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी नाम की वीडियो हम जरूर आपको पढ़ाएंगे, जहां पर हम आपको पेपर करने का तरीका बताएंगे और हम कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर पा सकें उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी अगली क्लास में हमारी वीडियो आ जाएगी और वहां पर हम बातचीत करेंगे। और आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।